Okay, so in the last session, we were looking into the group by clause. And I think I have given some homework to you guys. So first of all, please do let me know, किसी ने ट्राई किया सॉल्व करने का? कुछ होमवर्क दिया था आपको मैंने? Yes, sir. So सबसे पहले let me share my screen. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो कौन सा दिया था? मेरे ख्याल से ये एक दिया था ना, लिस्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच प्रोडक्ट लाइन, या किया था ही हमने शायद? ये तो सॉल्व किया था। क्या था होमवर्क? आपको याद है कुछ? यस, आई थिंक ये वाला एक एग्जाम्पल होमवर्क दिया था आपको मैंने, राइट? दो थे, एज फार एज आई रिमेम्बर, दो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने थे। एंड आउट ऑफ दैट आई थिंक एक ये था, लिस्ट ऑल द ऑर्डर्स वेयर टोटल ऑर्डर अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, राइट? Yes, sir. और वो report the total payment by year, month हाँ, और राइट राइट, total amount एक. करेक्ट. So anybody try to solve these examples at home? Yes, sir. Great. तो किया आपने? दोनों किए हैं या कौन सा एक किया है? दोनों के है सर. वेरी गुड. तो क्या, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट वन. तो रिपोर्ट द टोटल पेमेंट्स बाय डेट हमने देखा था, एंड मैंने बोला था कि मंथ वाइज टोटल पेमेंट कितना आया है ये निकालो, राइट? सो ईयर मंथ और डेट के कॉलम में निकालना. करेक्ट. सो सबसे पहले लेट्स कनेक्ट टू द क्लासिक मॉडल स्कीमा. सो पेमेंट निकालना है हमको मंथ वाइज. सो पेमेंट का डेटा अपने पास है पेमेंट्स टेबल में. तो ये जो डेटा पेमेंट्स टेबल में स्टोर्ड है, ये हर एक कस्टमर ने कौन सी तारीख को कितना पेमेंट दिया था, कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. सो डेट वाइज पेमेंट जो आया है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है. सो डेट वाइज के बदले हमें देखना था कि एक मंथ में टोटल कितना पेमेंट आया. सो लेट्स से ये वाली अगर डेट पकड़ते हैं, ये क्या है? 18 दिसंबर 2004. तो दिसंबर मंथ है 2004 ईयर का. तो इस दिसंबर मंथ के अंदर और भी कई सारे लोगों ने पेमेंट किया हो सकता है. तो वही हमें देखना था कि हर एक मंथ में कितना पेमेंट आया था. तो दिसंबर मंथ में कितना पेमेंट आया था, जून 2003 में कितना पेमेंट आया था, अक्टूबर 2004 में कितना पेमेंट आया था. तो ये कुछ ऐसे निकालना था. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना था कि ईयर, उस ईयर में से कौन सा मंथ, और उस मंथ के अंदर टोटल कितना पेमेंट आया है. सो 2004 ईयर में से अक्टूबर मंथ का जो भी पेमेंट का अमाउंट है, सेम ईयर में और भी कई सारे अलग मंथ्स है, जैसे कि अक्टूबर में कुछ पेमेंट आया है, दिसंबर में भी पेमेंट आया है, दिसंबर का जो भी पेमेंट था. तो ऐसे हर ईयर के हर मंथ में जो भी पेमेंट आया था वो हमें निकालना है. सो कौन था जिसने सॉल्व करने की कोशिश की है? दीपाली मैम, आपने किया है?
अभी किसने बोला कि यस सर मैंने किया। ओके मैम ग्रेट। तो बताइए इस क्वेरी का क्या हो सकता है, मतलब इस रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्वेरी हो सकती है? फर्स्ट सिलेक्ट ईयर फ्रॉम पेमेंट डेट्स। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेट का फॉर्मेट है, जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उसके अंदर आप देखोगे तो डेट किस फॉर्मेट में स्टोर हुआ है, तो YYYY MMDD इस फॉर्मेट में डेट स्टोर्ड है। तो फ्रॉम द गिवन डेट सबसे पहले तो आपको ईयर को बाहर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर डिस्प्ले करना है। उसके बाद मंथ को भी बाहर निकालना है, क्योंकि मंथ यहाँ पे अलग सा डिस्प्ले करना है। एंड देन उसके बाद टोटल पेमेंट निकालना है। तो ईयर को बाहर निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, एक तो एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करो या फिर ईयर नाम का एक और फंक्शन है। तो किसी भी डेट में से अगर आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ईयर नाम का एक फंक्शन है, उसको आप डेट पास करो। सो ईयर फ्रॉम पेमेंट डेट। ओके, नेक्स्ट एज ईयर। इसको हम बोलेंगे ईयर। देन मंथ। मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है तो वी हैव ए फंक्शन कॉल्ड मंथ। देन सम ऑफ अमाउंट right, so sum of amount एज टोटल अमाउंट फ्रॉम पेमेंट्स। okay, then ग्रुप बाय ईयर फ्रॉम पेमेंट डेट। month from payment date. Order by year from payment dates. Semicolon. so let's execute this. So we got the desired output. हर साल के हर महीने के अंदर टोटल कितना पेमेंट आया है ये हमें यहाँ पे ये वाली क्वेरी ने निकाल के दिया। तो 2003 के जनवरी मंथ में इतना पेमेंट आया था, 2003 के फरवरी मंथ में इतना आया था, मार्च में इतना। तो लाइकवाइज 2003 के हर मंथ में कितना पेमेंट आया था ये आ गया। देन नेक्स्ट 2004 के हर मंथ में कितना पेमेंट आया था ये भी आ गया। सेम गोस फॉर 2005 एज वेल। सो 2005 में अब तक अपने पास जनवरी से लेके जून तक का डेटा है, तो इसकी वजह से जनवरी से लेके जून तक का जो भी टोटल पेमेंट है उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया। सो वी गॉट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो क्या किया है हमने, सिलेक्ट में हमें जो चाहिए था ये हमने पहले यहाँ पे लिख दिया। सिलेक्ट में हमें ईयर दिखाना था तो ईयर के लिए दिखाने के लिए डेट में से ईयर को बाहर निकाला। मंथ दिखाना था, इसके लिए डेट में से मंथ को बाहर निकाला। एंड देन टोटल पेमेंट निकालना था तो टोटल के लिए अपने पास है सम नाम का फंक्शन। तो सम ऑफ अमाउंट विल गिव यू द टोटल फ्रॉम टेबल पेमेंट्स। एंड अपने को जो सम निकालना था ये मंथ वाइज निकालना था, तो इसकी वजह से सबसे पहले हमने ग्रुपिंग बनाया ईयर के बेसिस पे। तो सबसे पहले ईयर के बेसिस पे ग्रुपिंग बना। ईयर के बेसिस पे ग्रुपिंग बनने के बाद तो तीन ग्रुप बने, 2003 का एक ग्रुप, 2004 का एक ग्रुप और 2005 का एक ग्रुप। तो इन तीन ग्रुप में फिर हमने और सब ग्रुप बनाए मंथ वाइज।
तो 2003 के अंदर मंथली के बेसिस पे ग्रुपिंग किया वापस, तो टोटल इसके अंदर 12 ग्रुप बने। तो ये तुम्हारा मेन पेरेंट ग्रुप 2003 वाला, इसके अंदर फिर वापस सब ग्रुप बनाए 1 से लेके 12 तक, और फिर इन सब ग्रुप के ऊपर ये तुम्हारा सम वाला फंक्शन चलेगा। तो 2003 एंड 1, तो 1 क्या है, तो जनवरी है, तो इस जनवरी के अंदर कई सारे लोगों ने पेमेंट किया होगा, तो उसका सम यहाँ पे आ गया। देन फेब्रुअरी मंथ, तो ऐसे मेन ग्रुप के अंदर वापस सब ग्रुप्स, और फिर उन सब ग्रुप के ऊपर तुम्हारा सम फंक्शन अप्लाई होगा। तो लाइकवाइज हर साल के हर महीने का एक एक ग्रुप बना, और फिर उनका टोटल यहाँ पे आ गया। So even if you want to verify, तो लेट्स से 2000 जनवरी 2003 में इतना पेमेंट आया है, तो आपको देखना है कि ये टोटल सही है या नहीं। तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? डेटा तो आ गया है, बट यू आर नॉट श्योर वेदर दिस इज द करेक्ट डेटा और नो नॉट। So let's say if you want to verify, how will you verify? वेरीफाई कैसे करोगे? पर्टिकुलर मंथ का डेटा निकालेगी सिर्फ। सिंपल है, पेमेंट टेबल में जाओ और जनवरी 2003 में जितने भी लोगों ने पेमेंट किया है उन सबका टोटल मारो, और सबका टोटल मारने के बाद चेक करो कि वो टोटल इतना आता है क्या। पेमेंट टेबल में से सिर्फ जनवरी 2003 में जितने भी पेमेंट आया है वो मुझे निकालना है। तो क्या क्वेरी लिख सकते हो आप? ये जो डेटा है मुझे सिर्फ यहाँ पे जनवरी 2003 में जो पेमेंट आया है सिर्फ उतना ही डेटा दिखाना है, बाकी डेटा नहीं दिखाना है मुझे। तो उसके लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी एक, जिसके थ्रू आप सिर्फ जनवरी मंथ का 2003 के जनवरी मंथ का डेटा ही देखना चाहते हो। सो व्हाट वुड बी द क्वेरी? सबसे पहले बताओ कि समझ में आया आपको करना क्या है? मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे जनवरी 2003 में जितने भी लोगों ने पेमेंट किया है सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मुझे देखने हैं आउट ऑफ ऑल दिस रिकॉर्ड्स। तो उसके लिए मुझे क्वेरी लिखनी है, तो क्या क्वेरी लिखूंगा मैं? month from payment dates like January. तो आपको बेसिकली पेमेंट डेट कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाना है। तो क्या होगा फिल्टर, तो सिर्फ 2003 ईयर के जनवरी मंथ का डेटा निकालना है। तो आप पेमेंट डेट के ऊपर फिल्टर लगा लो। तो फिर पेमेंट डेट, तो फिल्टर लगाने के अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। तो उसमें से एक है यूजिंग लाइक ऑपरेटर। तो आपको पता है कि पेमेंट टेबल के अंदर डेट का फॉर्मेट जो है इस फॉर्मेट में डेट स्टोर्ड है। तो अपने को जनवरी दो इस फॉर्मेट के बेसिस पे अपने को पता क्या है, तो अपने को साल पता है 2003,
और मंथ पता है जनवरी। डेट डजंट मैटर क्योंकि हमें पूरे मंथ का डेटा देखना है, तो उस मंथ के अंदर जो भी डेट होगा सारे डेट मैच कराने। तो आप लिखोगे फिर 2003 -01 %। तो फिर ये ऐसे रिकॉर्ड को फेच करेगा जिनका डेट कुछ इस तरीके से होता है। 2003 आता है पहले, उसके बाद हाइफन आता है, उसके बाद 01 आता है, उसके बाद हाइफन आता है, और हाइफन के आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको जनवरी 2003 ये वाले मंथ के अंदर जो भी पेमेंट आया था वो सिर्फ वही रिकॉर्ड निकाल के देगा। तो टोटल 3 लोगों ने पेमेंट किया था जनवरी 2003 में, और तीनों लोगों का अमाउंट ये है। सो इफ यू find the total of these 3 payments, so it should match with this। इस अमाउंट के साथ वो मैच करना होता है अगर आप ये टोटल निकालोगे। तो निकाल लेते हैं 10549.01 प्लस 5494.78 प्लस 10223.83, so 26267.62, 26267.62। तो मैच हो रहा है, यानी कि अपने क्वेरी ने जो डेटा निकाला है वो सही है। So this is how you verify the data। Clear? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Good. Next example, list all the orders where total order amount is greater than 5000। तो सिर्फ ऐसे ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दिखानी है जहां पे ऑर्डर का अमाउंट $5000 से ज्यादा है। सो हमने क्लासिक मॉडल स्कीमा डायग्राम देखा था, तो उसके अंदर पेमेंट के लिए अपने पास ऑर्डर्स के लिए 2 टेबल थे, ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। तो ऑर्डर्स टेबल में हमने देखा था कि यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट वगैरह है, बट ऑर्डर का अमाउंट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ये वाले टेबल में नहीं था। बट ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर हमने देखा था कि ऑर्डर नंबर है, कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसका कोड है, कितने क्वांटिटी ऑर्डर किए थे, एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है, एंड ऑर्डर लाइन नंबर, इतनी इंफॉर्मेशन है। तो विथ दिस इंफॉर्मेशन we can find the total order amount। So let's go to the order details table। कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है अपने पास ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी ऑर्डर, प्राइस ईच, एंड ऑर्डर लाइन नंबर। एंड व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? लिस्ट ऑल द ऑर्डर नंबर्स वेयर total order amount is greater than 5000। तो बेसिकली क्या दिखाना है हमें? तो ऑर्डर नंबर दिखाने हैं, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, सिर्फ ऑर्डर नंबर ही हमें दिखाने हैं।
बट और लेट्स से ऑर्डर नंबर के साथ हम टोटल ऑर्डर अमाउंट भी दिखा देते हैं। टोटल ऑर्डर अमाउंट, तो टोटल ऑर्डर अमाउंट में अंदर ऑर्डर अमाउंट जो है 5,000 से अगर ज़्यादा है तो सिर्फ वही दिखानी है। किसी भी ऑर्डर के अंदर अगर ऑर्डर अमाउंट कम है तो नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल 10100, दिस इज द ऑर्डर नंबर। इसके अंदर अगर कस्टमर ने लेट से 10,000 की खरीदी की है शॉपिंग, तो ये तुम्हारे रिजल्ट में आना चाहिए। लेट्स पिक वन मोर ऑर्डर नंबर, और लेट्स से इस ऑर्डर के अंदर कस्टमर ने 5,000 से कम अमाउंट की शॉपिंग की है, तो दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर रिजल्ट। सिर्फ ऐसे ऑर्डर नंबर फाइंड करने हैं जिनके अंदर 5,000 से ज्यादा शॉपिंग की है। बट यहाँ पे आपको ऑर्डर अमाउंट, टोटल ऑर्डर अमाउंट तो डायरेक्टली तुम्हारे टेबल के अंदर नहीं है। ये जो टोटल ऑर्डर अमाउंट है ये तो यहाँ पे टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर टोटल ऑर्डर अमाउंट तुम्हारे टेबल के अंदर होता तो क्वेरी लिखना काफ़ी आसान हो जाता। सीधा आप टोटल ऑर्डर अमाउंट नाम के कॉलम के ऊपर फिल्टर लगाते। क्या होता फिल्टर की, टोटल ऑर्डर अमाउंट अगर 5,000 से ज़्यादा है तो सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड मुझे फेच करके दे दे, तो क्वेरी काफ़ी सिंपल हो जाता। बट द थिंग इज we do not have a column with the total order amount. We have to calculate the total order amount and then compare with our condition and get only those order numbers where this condition matches. तो टोटल ऑर्डर अमाउंट निकालने के लिए मैंने बोला था आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो एक ऑर्डर के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकता है कस्टमर, तो उसके लिए भी हमने एग्जांपल दिया था कि एक ही टाइम पे आप अमेजोन से मोबाइल खरीद सकते हो, शूज खरीद सकते हो, वॉच खरीद सकते हो। तो दीज आर दी नथिंग बट द प्रोडक्ट कोड। तो ये प्रोडक्ट कोड मे बी लेट से मोबाइल का हो सकता है, ये वॉच का हो सकता है, ये लेट से लैपटॉप खरीदा उसने अपने, तो ये उसका प्रोडक्ट कोड हो सकता है। और अलग अलग प्रोडक्ट खरीद सकता है और कितने भी क्वांटिटी में खरीद सकता है, कस्टमर की मर्जी। उसको एक खरीदना है, दो क्वांटिटी खरीदना है, 50 खरीदने, 30 खरीदने। तो सबसे पहले आपको हर एक प्रोडक्ट जो खरीदा है कस्टमर ने, कितने क्वांटिटी में खरीदा है और उन टोटल क्वांटिटी का कितना प्राइस होगा, ये आपको निकालना होगा। क्योंकि ये जो कॉलम है प्राइस ईच, ये एक क्वांटिटी का प्राइस है। अगर इस प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी अगर कस्टमर खरीदता है तो ये इतने में पड़ेगी। कस्टमर ने कितना खरीदा है, 30, तो एक क्वांटिटी का प्राइस अगर $136 है तो 30 क्वांटिटी का कितना हुआ। तो सबसे पहले तो आपको हर एक प्रोडक्ट जो कस्टमर ने खरीदा है उसका टोटल निकालना होगा। तो बेसिकली आपको क्वांटिटी ऑर्डर्ड, QUANTITY, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्राइस ईच करोगे तो आपको आएगा टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एक जो प्रोडक्ट टाइप है जो उसने कितने क्वांटिटी में खरीदा है उसका टोटल निकालने के लिए पहले तो आपको ये करना होगा। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट खरीदे हो सकते हैं एंड देन सम
जितने भी प्रोडक्ट थे उनका सम करना होगा। तो टोटल ऑफ, लेट्स से हम प्रोडक्ट को नाम देते हैं टोटल ऑफ मोबाइल प्लस total of, let's say, watch, लेट्स एज्यूम कि कस्टमर ने 3 प्रोडक्ट खरीदे थे, तो तीनों तीनों का अलग अलग सा टोटल आपने निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला, और तीनों प्रोडक्ट का टोटल होगा आपका टोटल ऑर्डर का टोटल। तो ये आपको होगा बेसिकली टोटल ऑर्डर अमाउंट। तो अगर टोटल ऑर्डर अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो सिर्फ वही ऑर्डर नंबर तुम्हारे रिजल्ट में दिखाना है आपको। टोटल ऑर्डर अमाउंट 5,000 से कम है तो वो आपको नहीं दिखाना। समझे करना क्या है? हाँ यस सर। तो किसी ने ट्राई किया है घर पे? यस सर। तो बताओ क्वेरी। Select order number, ओके, sum of price each, सम ऑफ प्राइस ईच as total amount, ओके, from order details, group by order number, ग्रुप बाय ऑर्डर नंबर, ओके, having total amount, तो एक्चुअली एलियास कई बार यहाँ पे चल भी जाता है, कई बार नहीं चलता। नहीं चलता तो फिर जो एक्चुअल आपने एक्सप्रेशन लिखा है उस कॉलम का वो आप यूज कर सकते हो, बट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू यूज एलियास हियर। सो हैविंग लेट्स से टोटल अमाउंट is more than 5,000, right? yes sir, Okay, so लॉक किया जाए। yes sir, कुछ भी नहीं आ रहा। एक बार एलियास के बदले ये यूज करके देखते हैं, फिर भी कुछ नहीं आ रहा। प्राइस का जो सम है ना सर वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा, 1000 से क्रेटर करे तो रिजल्ट आता। ऐसे बट हमने देखा था कि 5,000 से ज्यादा शॉपिंग तो की है लोगों ने, लास्ट टाइम देखा था। सो इफ यू लेट्स से यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर आया है और इसका टोटल अमाउंट इतना आया है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले एक दो ऑर्डर नंबर हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। So let's copy this output and let's verify whether the जो भी डेटा हमें आया है वो सही है या नहीं। तो ये रिजल्ट बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर 10103 इसके अंदर
टोटल 1520.37 टोटल अमाउंट कस्टमर ने स्पेंड किया है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? हाउ डू वी वेरीफाई? तो ये जो रिजल्ट आया तो ठीक है, क्वेरी चलने के बाद कुछ तो रिजल्ट हमें दिख रहा है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो भी रिजल्ट आया है ये सही है या नहीं? You have to cross verify this result, right? Yes. तो कैसे वेरीफाई करोगे आप? ऊपर तो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया था ना, ये वाले एग्जांपल के लिए। ये वाला अमाउंट हमने वेरीफाई करके देखा था, तो कुछ उसी तरीके से ही यहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा। कैसे करोगे वेरिफिकेशन? लाइक यूज करके पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए क्या करोगे बताओ क्वेरी? सिलेक्ट ऑर्डर नंबर, from payment details, order details, where order number like 10103. Okay, then that's it. Yes sir. So, आप जो क्वेरी बोल रहे हो पहले देखो तो सही, क्या बोल रहे हो आप क्वेरी के अंदर, क्या कर रहे हो? तो क्वेरी पहले जो भी मन में आपकी क्वेरी आया है वो पहले समझ के तो लो कि आप कर क्या रहे हो इस क्वेरी के अंदर। आप सिलेक्ट के अंदर ऑर्डर नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि सिर्फ ऑर्डर नंबर ही फेच होगा, रिजल्ट में आपको ऑर्डर नंबर ही दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हो गए, तो ऑर्डर नंबर आपको देखना है क्या? ऑर्डर नंबर से क्या पता चलता है कि ये ऑर्डर के अंदर कितने कौन से प्रोडक्ट खरीदे गए, कितने क्वांटिटी में खरीदे गए, तो एक तो टोटल इसका क्या हो सकता है? फिर यहाँ से कुछ पता चल रहा है? नहीं सर। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट में आपने गलती कर दी, फिर वेयर ऑर्डर नंबर लाइक दिस। तो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज करने का कुछ मतलब बनता है। लाइक ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं? लाइक ऑपरेटर कब यूज करते हैं अपन? पर्टिकुलर डेटा, सॉरी, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा निकालने के लिए मैचिंग। पैटर्न मैच करने के लिए यूज करते हैं। पैटर्न यानी कि क्या, कि आपको एग्जैक्टली कुछ जो सर्च करना है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट उसके रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत पता है। एक पैटर्न मालूम है आपको कि इस पैटर्न पे मैच होने वाले सारे वैल्यूज तुमको देखने हैं क्या क्या है, बट यहाँ पे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर करने का कुछ मतलब बनता है, यहाँ पे सीधा अगर आपको ऑर्डर नंबर के थ्रू ही सर्च करना है और आपको एग्जैक्ट ऑर्डर नंबर पता है, तो आप वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू ये डाल दो, तो भी क्वेरी आपको चली जाएगी ना, क्योंकि ये आपको ये पता है कि श्योर शॉट यही वैल्यू मुझे मैच करानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं मैच करना। तो आपको ये फिक्स वैल्यू पता है, तो सीधा आप इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू यही वैल्यू आप मैच कर सकते हो। वहां पे लाइक ऑपरेटर यूज करने का कुछ मतलब नहीं बनता। लाइक ऑपरेटर कुछ कब यूज कर सकते हो आप, कि आपको देखना था कि ऐसे ऑर्डर्स जिनका स्टार्टिंग 1010 से होता है, आपको ऐसे ऑर्डर नंबर फाइंड करने हैं जिनका शुरुआत जो है डिजिट 1010 से स्टार्ट होता है, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, ये आपको नहीं पता है। बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, आपको वो सारे मल्टीपल वैल्यूज मैच करानी, तो उस टाइम पे आप लाइक ऑपरेटर यूज करो ना,
क्योंकि ये पैटर्न बन गया है। क्योंकि आपको क्या जानना था कि ऐसे ऑर्डर नंबर मुझे जानने थे जिनका ऑर्डर नंबर जो है स्टार्ट होता है 1010 से, 1010 के आगे कोई भी नंबर आ सकता है। तो दिस इज नथिंग बट अ पैटर्न। तो उस टाइम पे आप लाइक ऑपरेटर यूज करो। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या मैच करानी है, तो उस टाइम पे लाइक ऑपरेटर यूज करने का कुछ भी मतलब नहीं बनता। So you are 100% sure कि you want to match only this particular value. That time directly आप equal to operator use करके वही वैल्यू को मैच करो। तो बेसिकली फिर भी इस क्वेरी से आपको वेरिफिकेशन नहीं होकर कर पाओगे आप कि आपको करना क्या है, कि आपको क्या जानना है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे, कितने क्वांटिटी में खरीदे और टोटल और उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया। और आपको जानना देखना है कि टोटल अमाउंट उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर इतना आता है या नहीं। क्योंकि आपने जो क्वेरी लिखी है उसके अंदर ये क्वेरी का रिजल्ट बोल रहा है कि ऑर्डर नंबर 10103 उसके अंदर कस्टमर ने टोटल इतना पेमेंट किया या फिर इतना पैसा खर्च किया इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। तो आपको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ऑर्डर नंबर 10103 के अंदर कस्टमर ने क्या क्या खरीदा है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, एक क्वांटिटी का उसका प्राइस क्या है। तो एक क्वांटिटी का प्राइस जितना है तो कस्टमर ने जितने क्वांटिटी खरीदे उतना प्राइस के उन टोटल क्वांटिटीज का प्राइस कितना हो सकता है, और टोटल कितने प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट का टोटल मिला के तुम्हारा टोटल ऑर्डर का अमाउंट होगा बन जाएगा। और वो टोटल ऑर्डर का अमाउंट इस वैल्यू के साथ मैच करता है या नहीं, ये आपको देखना है। तो सिंपल सा क्वेरी था। आपको सिर्फ जो ऑर्डर डिटेल्स टेबल का डेटा है इसमें से सिर्फ इस ऑर्डर का डेटा फिल्टर करना है। ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर सारे ऑर्डर्स का डेटा है, तो सारे ऑर्डर में से सिर्फ आपको इस ऑर्डर का डेटा देखना है 10103 का। तो कितना सिंपल क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू 10103 करोगे तो सिर्फ ऑर्डर नंबर 10103 का डेटा आ जाएगा आपके पास। तो ऑर्डर नंबर 10103 के अंदर कस्टमर ने इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट खरीदे हैं और इतने क्वांटिटीज में खरीदे हैं, और दिस इज एक क्वांटिटी का प्राइस ये वाला प्रोडक्ट। तो अगर आपको जानना भी है कि ये प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट्स टेबल में जाओ और ये वाला प्रोडक्ट कोड को सर्च करो, तो इस प्रोडक्ट का आपको नाम मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, तो प्रोडक्ट्स टेबल में है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड को आप सर्च करोगे तो उसका प्रोडक्ट का नाम मिल जाएगा, उसका वेंडर मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसका सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि इस ऑर्डर के अंदर कस्टमर ने एग्जैक्टली खरीदा क्या है, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है, और ये ऑर्डर लाइन नंबर। तो ये वाले कॉलम से तो कुछ आपका लेना देना नहीं है। यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस 4 कॉलम्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक प्रोडक्ट है। तो अगर आपको जानना भी है कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या है प्रोडक्ट नंबर S10_1949। S10_1949। So it's a classic car. What's the product name? Alpine Renault 1300। तो ये कार कस्टमर ने खरीदे हैं। कितने क्वांटिटीज खरीदे हैं उसके, तो 26 कारें खरीद रही। एक कार का प्राइस 214.30 है डॉलर्स। तो एक क्वांटिटी का प्राइस अगर 214 है तो 26 क्वांटिटी का प्राइस कितना हो सकता है। सो 214.30 इंटू 26। सिर्फ एक क्वांटिटी का, एक जो प्रोडक्ट है उसका ही अमाउंट 5000 के ऊपर जा रहा है।
और आपका क्वेरी क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर का टोटल ऑर्डर अमाउंट इतना है, तो बेसिकली रॉन्ग है रिजल्ट ये, क्योंकि अभी जस्ट हमने वेरीफाई किया एक प्रोडक्ट जो इस ऑर्डर के अंदर खरीदा गया था उसका प्राइस ही 5,000 के ऊपर जा रहा, बाकी के प्रोडक्ट तो अभी तक हमने टोटल मारा ही नहीं है, तो बाकी सारे टोटल मारोगे तो ये अमाउंट ऑब्वियसली 10-20 हजार के ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ना क्वांटिटी कितने हैं, एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है, तो इन सबका टोटल और सबका टोटल और उसके बाद अमाउंट का टोटल, तो ये ऑब्वियसली 5 या 10 हजार, 5,000 के तो ऊपर जा ही रहा है, पर 10,000 के भी ऊपर जा सकता है। और आपका रिजल्ट ये वाला क्वेरी कहाँ गया, दिस क्वेरी ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर टोटल ऑर्डर अमाउंट इतना है, विच इज टोटली रॉन्ग। ये हमने वेरीफाई कर लिया। आर यू गेटिंग गाइज? यस सर। तो बराबर है ना कि ये जो रिजल्ट आया है वो गलत है। यस सर, यस सर। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट क्वेरी? तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि आपको टोटल निकालने के लिए एक्चुअली करना क्या है। सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं कितने क्वांटिटी में खरीदे ये देखो, एक क्वांटिटी का प्राइस क्या है देखो, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस करोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल आएगा। और देखो कि ऐसे कितने अलग अलग प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल आएगा और उन टोटल का मिला के तुम्हारा एक्चुअल ऑर्डर का टोटल आएगा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्राइसेज, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इनटू प्राइसेज, तो फिर इसका ये टोटल निकालेगा और फिर उस टोटल का सम, तो आएगा तुम्हारा टोटल ऑर्डर का टोटल। तो ये तुम्हारा ऑर्डर का टोटल आएगा और इसको फिर वेरीफाई करो, हैविंग टोटल अंडरस्कोर अमाउंट ग्रेटर देन 5,000। Now we got the result. Again we are not sure whether this is the correct result or not, तो उसके लिए वापस वेरीफाई कर लो। तो वेरीफाई लेट्स यही ऑर्डर का वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरे रिजल्ट में ऑर्डर नंबर 10103 उसके अंदर टोटल इतना बता रहा है, आपकी क्वेरी में इतना बताया था, मेरी क्वेरी में इतना बता रहा है $50,218.95। तो एक ऑर्डर के अंदर कस्टमर ने ऑलमोस्ट 50,000 स्पेंड किए। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको ये मल्टीप्लाई करके निकालना होगा और फिर जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आएगा उसका सम करोगे तो वो सम इतना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में तुरंत आपको टोटल मिल जाएगा, कैलकुलेटर पे करते बैठोगे तो काफी टाइम जाएगा। सो इससे अच्छा है कि आप एक्सेल के थ्रू कर लो। So let me open the Excel.
तो ये वाला डेटा, तो ये हमने सिर्फ ऑर्डर नंबर 10103 का डेटा यहाँ पे निकाला है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक्सेल में। तो टोटल 16 प्रोडक्ट्स एक ऑर्डर के अंदर कस्टमर ने खरीदे। तो ये है तुम्हारा ऑर्डर नंबर, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट कोड, ये है तुम्हारा क्वांटिटी ऑर्डर, एंड दिस इज योर प्राइस ईच। तो सबसे पहले तो आपको अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना है तो 26 प्रोडक्ट का कितना हो सकता है ये निकालना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक क्वांटिटी का प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो फिर क्या आएगा, हर एक प्रोडक्ट के एक एक प्रोडक्ट कैटेगरी जो है उसके अंदर उसने टोटल कितना पैसा खर्च किया, और वह अभी इन सब का टोटल निकालना है आपको। इन सब का टोटल निकालने के लिए वापस जाओ यहाँ पे, तो ये आ गए तुम्हारे ऑर्डर का टोटल। सो 50218.95, 50218.95। so my query result matching with the actual total। तो हमने देखा था ये वाली क्वेरी चलने के बाद ऑर्डर नंबर 10103 के अंदर कस्टमर ने 50,218.95 अमाउंट स्पेंड किया है, एंड वी वेरीफाइड दैट, सो इट्स करेक्ट 50218.95, which means this query is giving the correct result। Clear? Yes, sir. सो रिक्वायरमेंट को आपको बेसिकली सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आया कि पूरी तरह से क्लियरली कि आपको रिक्वायरमेंट समझ में आया। अगर आ जाता है पूरी तरह से समझ में तो स्टेप बाय स्टेप जाने का, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सोचने का कि सबसे पहले जो डेटा है आपको उस डेटा को देखो, जो तुम्हारे टेबल के अंदर डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे आपका जो रिक्वायरमेंट है उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, ये थोड़ा एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद अपने आप आपको पता चला कि यार हाँ, पहले तो मुझे हर एक प्रोडक्ट का टोटल निकालना होगा कि क्योंकि डेटा क्या है अपने पास, एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो कितना पैसा लगेगा, कस्टमर ने कितना खरीदा है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर ने कितना पैसा खर्च किया वो समझेगा। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट खरीद सकता है एक ही ऑर्डर के अंदर, तो उन सब का टोटल जब मैं मारूंगा तो वो मेरे एक्चुअल ऑर्डर का टोटल बन जाएगा। ये थोड़ा आप सोचोगे, डेटा को देखोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा। पता चलने के बाद फिर क्वेरी लिखना काफी आसान हो जाता है। तो हाँ, तो पहले क्या करना है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का मिलेगा वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करने के बाद सबका सम मारूंगा तो टोटल ऑर्डर अमाउंट आएगा। तो आपने फिर वही किया है हमने यहाँ पे, क्वांटिटी ऑर्डर इनटू प्राइस ईच, तो एक एक प्रोडक्ट का अमाउंट मिल जाएगा, और इन सब का सम करोगे तो टोटल ऑर्डर अमाउंट आएगा। तो ये अगर इतना पता चला तो आगे फिर कुछ है ही नहीं, फिर क्वेरी लिख दी, ग्रुप बाय ऑर्डर नंबर के बेसिस पे किया, और फिल्टर करना था ग्रुप बाय रिजल्ट। क्या फिल्टर का क्राइटेरिया था, तो 5000 से ज़्यादा वाला, तो इसकी वजह से हैविंग क्लॉज यूज किया। हैविंग क्लॉज में बोल दिया कि टोटल ऑर्डर अमाउंट 5000 से जो ज़्यादा है सिर्फ वही वाले ऑर्डर दिखा दूँ, तो फिर उसने वही किया। 5000 से कम कोई है क्या ऑर्डर, ये आपको जानना भी है कि ऐसा कोई कस्टमर है जिसने 5000 से कम
पैसा खर्च किया है किसी एक ऑर्डर में, तो इसको लेस देन करो और देख लो। तो यस, देर आर कपल ऑफ ऑर्डर्स वेयर कस्टमर हैज स्पेंट less than 5,000, and which are those orders? So these are the orders. Clear है? Yes, sir. Yes. All right. तो बढ़ते हैं आगे। Next example. Find all the departments where number of employees are more than 20. तो ऐसे डिपार्टमेंट निकालो जहां पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए। ये एग्जाम्पल आपको HR स्कीमा में मिलेगा। HR स्कीमा के अंदर अपने पास एम्प्लॉयज टेबल है। एम्प्लॉयज टेबल में आपके पास एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको हर एक एम्प्लॉय का नाम, ID, जो भी डिटेल्स है, रोड, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एम्प्लॉयज टेबल में मिलेगी। तो आपको देखना है कि सिर्फ ऐसे डिपार्टमेंट्स फाइंड करने हैं जहां पे 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। बताओ। क्या होगी क्वेरी? तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है। यहाँ पे तुम्हारा आएगा डिपार्टमेंट आईडी। तो उस डिपार्टमेंट आईडी में कितने लोग काम करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 20 से कम लोग काम करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट तुम्हारे रिजल्ट में नहीं होना चाहिए। So this should not be part of your result. You have to display only those departments where number of employees working under that department are more than 20.
बोलो। Anyone would like to give a try? Select department ID. Count employee ID as number of employees. काउंट ऑफ आप कोई कॉलम का नाम डाल दो या फिर स्टार करोगे तो भी वो टोटल काउंट ही देता है आपको। तो हम करते हैं काउंट ऑफ स्टार। Group by from employee. Group by department ID. Having number of employees greater than 20. गुड। तो जो हमें दिखाना है वो सिलेक्ट के अंदर लिख लिया। डिपार्टमेंट आईडी दिखाना था। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइंड करने के लिए अपने पास काउंट नाम का फंक्शन है। तो काउंट ऑफ स्टार यानी कि वो क्या करता है, टोटल काउंट निकाल के देता है फ्रॉम टेबल का नाम। और डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकालना था, इसकी वजह से ग्रुप बाय किया। तो एम्प्लॉय टेबल का जो डेटा है उसको हमने ग्रुपिंग किया डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो हर एक डिपार्टमेंट आईडी का अलग अलग सा ग्रुप बनेगा, उसके ऊपर ये काउंट फंक्शन चलेगा। और एक और कंडीशन थी कि अगर काउंट जो है 20 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से कम अगर काउंट है तो वो नहीं चाहिए। तो काउंट इज योर ग्रुप बाय रिजल्ट, तो इसकी वजह से हैविंग क्लॉज यूज किया। हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द ग्रुप बाय रिजल्ट and number of employees is nothing but your group by result. So having number of employees should be more than 20, तो इसकी वजह से greater than 20. So there are only two departments where number of employees are more than 20. अगर इसको हटाओगे हैविंग क्लॉज को, तो सारे डिपार्टमेंट का डेटा आएगा। हर एक डिपार्टमेंट में के अंदर कितने लोग काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में एक लोग काम करता है, 20 में 2 लोग काम करते हैं, 30 में 6 करते हैं, 40 में एक ही करता है, 50 में 45 लाइकवाइज। तो हमारा कंडीशन था कि सिर्फ ऐसे डिपार्टमेंट फेच करो जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 से ज़्यादा है। इसकी वजह से हमने हैविंग क्लॉज लगाया और इससे पता चला कि इस डिपार्टमेंट नंबर 50 एंड डिपार्टमेंट नंबर 80, only these two departments are having employees more than 20. क्लियर है? Yes, sir. Okay, next example. Find all the job designations for which number of employees are less than 5. So similar kind of example जो अभी हमने थोड़ी देर अभी जस्ट देखा, सेम उसके जैसा ही एग्जाम्पल है, बस कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं।
क्वेरी आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो क्या करना है इस बार, तो ऐसे जॉब डेजिग्नेशंस फाइंड करो जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5 से कम है। तो जॉब डेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास जॉब अंडरस्कोर आईडी नाम का एक कॉलम है, उसके अंदर है। तो देखना है कंपनी के अंदर एज आईटी प्रोग्रामर कई सारे लोग काम कर सकते हैं, एज अकाउंटेंट कई सारे लोग काम कर सकते हैं, एज ए क्लार्क कई सारे लोग काम कर सकते हैं। तो सिर्फ ऐसे डेजिग्नेशंस फाइंड करने हैं जहां पे एम्प्लॉयज जो है 5 से कम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई डेजिग्नेशन है क्या जहां पे उस डेजिग्नेशन पे काम करने वाले लोग 5 से कम है? तो सेम इसके जैसा ही क्वेरी होगा, सिर्फ कॉलम के नाम अलग होंगे, दैट्स इट। So instead of डिपार्टमेंट आईडी इस बार आएगा जॉब आईडी। बाकी तो क्वेरी ऑलमोस्ट सेम है, पूरी की पूरी। ग्रुप बाय इस बार आप जॉब आईडी पे करोगे। So these are the job designations where the number of employees are less than 5। तो AC अंडरस्कोर अकाउंट नाम का कोई एक डेजिग्नेशन है जहां पे सिर्फ एक ही एम्प्लॉय उस डेजिग्नेशन पे काम करता है। AC अंडरस्कोर MGR मैनेजर एक ही एम्प्लॉय काम करता है। AD अंडरस्कोर प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही एम्प्लॉय प्रेसिडेंट है। AD अंडरस्कोर VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट पे 2 लोग काम करते हैं। तो कुछ ये डेजिग्नेशंस है जहाँ पे से नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 5 से कम है। सेम क्वेरी है ये दो, सिर्फ कॉलम के नाम अलग है। बाकी डेजिग्नेशन जानने हैं जहाँ पे 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं। तो SH अंडरस्कोर क्लर्क कोई एक डेजिग्नेशन है जहाँ पे 20 लोग काम करते हैं। SC अंडरस्कोर REP करके कोई एक डेजिग्नेशन है जहाँ पे 30 लोग काम करते हैं। So this is how you can filter out the group by result. Let's move on to the next example. Write a query to get the years in which more than 10 employees joined. एक साल के अंदर 10 से ज्यादा लोगों ने कंपनी अगर ज्वाइन की है तो वो कौन सा साल है, वो निकालो, वो फाइंड आउट करो। एम्प्लॉय ने कंपनी कब ज्वाइन की थी, उसके लिए अपने पास कौन सा है कॉलम?
हायर डेट। Higher date. राइट, हायर डेट से पता चलता है कि एम्प्लॉय ने कंपनी कब ज्वाइन किया है। तो ऐसा साल, ऐसा ईयर अपने को फाइंड करना है जहां पे 10 से ज्यादा लोगों ने कंपनी ज्वाइन किया था। तो एक साल के अंदर तो कई सारे लोग कंपनी में ज्वाइन करते रहते हैं, तो वही अपने को देखना है कि ऐसा कौन सा ईयर है जहां पे 10 से ज्यादा लोगों ने कंपनी ज्वाइन की थी। तो 97 में देखो, ये एम्प्लॉय है, ये भी 97 में ज्वाइन किया है, ये भी 97 में ज्वाइन किया है, ये दो लोगों ने भी 97 में ज्वाइन किया है, इसने भी किया है। तो देखना है कि एक साल के अंदर 10 से ज्यादा लोगों ने कंपनी ज्वाइन किया है क्या। तो लग रहा है कि 1997 में 10 से लोगों ने ज्यादा कंपनी ज्वाइन किया है, क्योंकि 97 कई सारी जगह पे आ रहा है। तो सिर्फ वही ईयर हमें निकालना है। अगर कोई साल है जहां पे 10 से कम लोगों ने कंपनी ज्वाइन किया था, तो वो तुम्हारे रिजल्ट में नहीं आना चाहिए। सिर्फ ऐसे साल दिखाना है जहां पे 10 से ज्यादा लोगों ने कंपनी ज्वाइन की थी। सो दिस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर रिजल्ट। बोलो। Select year from higher date. सबसे पहले आपको डेट में से ईयर को बाहर निकालना होगा। तो उसके लिए हमने देखे थे कई सारे फंक्शन है। तो ईयर नाम का एक फंक्शन देखा था, फिर एक्सट्रैक्ट नाम का भी एक फंक्शन है। सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द हायर डेट। ओके, Count. From employees. Then? Group by year from higher date. Having number of employees greater than 10. great. So दिखाना क्या है, तो सिर्फ ईयर दिखाना है। अपने पास तो डेट है, तो डेट में से ईयर को निकालना होगा बाहर। तो इसकी वजह से डेट में से बाहर निकाला हमने ईयर को। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जानने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जानने तो काउंट नाम का फंक्शन है फ्रॉम टेबल नेम। और काउंटिंग किस बेसिस पे करना है, तो ईयर के बेसिस पे करना है। तो इसकी वजह से ग्रुप बाय ईयर। सो कोई भी डेट में से
ईयर को निकालना है बाहर तो दो तरीके हैं, एक तो एक्सट्रैक्ट या फिर ईयर नाम का फंक्शन। तो हमने दोनों यहाँ पे यूज करके देख लिए। सो एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम हायर डेट, तो ग्रुप बाय भी ईयर के बेसिस पे करो। और फिर एक और कंडीशन था कि सिर्फ ऐसे ईयर्स डिस्प्ले करो जहाँ पे काउंट जो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया हुआ 10 से ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से हैविंग क्लॉज, because this is the group by result, and if you want to filter the group by result you should use having clause, so having number of employees more than 10. So total 4 years where number of employees joined on in that particular year are more than 10. लेस देन 10 करोगे तो बाकी साल आएंगे जहाँ पे 10 से कम लोगों ने कंपनी ज्वाइन की थी उस पर्टिकुलर साल के अंदर। अपना रिक्वायरमेंट था ऐसे साल फाइंड करो जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोगों ने काम ज्वाइन किया था। This is the query. आया समझ में? Yes, sir. लग तो रहा है कि सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ एक को ही समझ में आ रहा है जो ही आंसर कर रहा है यहाँ पे बार बार। बाकी लोग खाली बोलते हैं यस सर, बट व्हेन आई आस्क समथिंग आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू यू गाइस। यू गाइस विल कीप क्वाइट। तो सिर्फ एक ही है जो आंसर कर रहा है। सो आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग, और क्या मतलब सही में समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसे ही बैठे हो और जब पूछते हो तो यस सर नो, यस सर इतना ही बोलते हो? समजत आहे सर. Then why you are not answering? बट क्वेरी डिफरंट विचारली तर थोडा प्रॉब्लेम येत. डिफरंट काय आहे? जे एक्झाम्पल्स घेतलेत आपण त्याच्याच रिलेटेड क्वेरीज आहेत. मे बी कॉलम नेम चेंज होत असेल डेटा डिस्प्ले करण्यासाठी, बट जे लॉजिक आहे ते तर सेमच असणार. All right, so this is all about group by clause. So group by clause is one of the important topics in SQL. So please do practice. ग्रुप बाय जो है इसके ऊपर मे भी इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, एंड प्रैक्टिकल यूसेज भी इसका है। मतलब कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट आता है तो कुछ 2-3 टॉपिक्स है उसमें से आपको कुछ ना कुछ यूज करना होता है, उसमें से एक ग्रुप बाय है। ठीक है? So
that's all for today's session. So ग्रुप बाय का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म. So नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. Anybody would like to ask anything? तर क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅट मध्ये प्रॅक्टिस करण्यासाठी काही म्हणजे मटेरियल वगैरे किंवा साईट वगैरे असेल तर सांगा. गुगल करा, भरपूर काही भेटून जाईल. थेरॉटिकल क्वेश्चन्स सहसा कमीच विचारले जातात. थेरी दिस सिक्वल हे काय म्हणजे थेरीचा सब्जेक्ट नाहीये. ही एक लँग्वेज आहे. लँग्वेज जे आहेत तर लँग्वेज तुम्हाला ऍक्च्युली प्रॉपरली त्याचे कॉन्सेप्ट सिंटॅक्स जे काय असेल ते क्लिअरच पाहिजेत, तरच ते मला आन्सर करता येईल. ह्याच्यामध्ये काय असं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नसते की हे आहे तर असं फक्त ती कॉन्सेप्ट तुम्ही वाचून गेलात आणि तेवढंच एक्सप्लेन केलं. शक्यतो असे कॉन्सेप्ट वाईज क्वेश्चन्स कमीच विचारतात. ज्यादा तर तुम्हाला सिनारिओ बेस्ड क्वेश्चन्सच विचारले जातील. सिनारिओ म्हणजे ऑब्विसली तुम्हाला काहीतरी एखादा सिनारिओ दिला जाईल आणि त्याच्यावरती क्वेरी वगैरे लिहायला लावतात. तर त्यासाठी तुम्हाला कोर कॉन्सेप्ट किंवा लँग्वेजची जी काही कोर फंक्शनॅलिटी असते त्याची ते तुम्हाला पूर्ण माहीतच पाहिजे, तरच तुम्ही ते क्वेरी वगैरे लिहू शकताल. अदरवाईज नो. हे तर प्रॅक्टिस नाही होईल ना सर. हा, प्रॅक्टिसच करायला लागणार. आणि क्वेरीची प्रॅक्टिस केली म्हणजे तुम्हाला जर कोर कॉन्सेप्ट क्लिअर झाल्या तर इवन थेरी रिलेटेड काही कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन विचारला तरी ते तुम्ही आरामात एक्सप्लेन करू शकता, कारण तुम्ही त्याच्यावरती प्रॅक्टिस केलेली असते भरपूर आणि तो टॉपिक तुम्हाला क्लिअर असतो, तर मग एक्सप्लेन पण तुम्ही इझिली करू शकता. तुम्हाला विचारलं लेट्स से व्हॉट इज ग्रुप बाय क्लॉज. जर तुम्ही प्रॅक्टिसच केली नसेल तर तुम्हाला ग्रुप बाय क्लॉज काय आहे हे तुम्हाला एक्सप्लेन करायला जमणार नाही. पण जर तुम्ही ग्रुप बाय क्लॉजच्या रिलेटेड खूप सारे एक्झाम्पल्स प्रॅक्टिकली प्रॅक्टिस केलेत, वेगवेगळे सिनारिओ तुम्ही सर्च करून त्याच्यावरती क्वेरीज लिहायचा प्रयत्न केला आहे किंवा प्रॅक्टिस केली, तर तुम्हाला ते इझिली तुम्ही फिर एक्सप्लेन करू शकता की ग्रुप बाय क्लॉज काय आहे, कारण तुम्ही तेवढी प्रॅक्टिस केलेली असते. तुम्हाला समजलेलं असतं की ग्रुप बाय क्लॉज वापरल्यानंतर क्वेरीमध्ये एक्झॅक्टली होतं काय ते तुम्हाला माहित असतं. मग तुम्ही काही एक्सप्लेन करायला काय इझिली आरामात एक्सप्लेन करू शकता. मग सो जेवढ्या कन्सेप्टची तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला ते कन्सेप्ट काय आहे ते वाचत बसायची गरज नाही. तुम्हाला ते आपोआपच कळून जाईल आणि तुम्ही ते आपोआप तुमच्या भाषेमध्ये तुम्ही सांगू शकता समोर त्याला, जर तुम्हाला ती गोष्ट क्लिअरली माहित आहे की एक्झॅक्टली होतंय काय त्याच्यात. Anything else? ठीक है फिर I'll stop the recording.